हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यूपी एग्ज़ाम। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ को। हमारा यहाँ से जो क्रांतिकारी गतिविधियों का दूसरा चरण शुरू होने वाला था, अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा जो पहला क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण था, ये 1905 से 1915 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हमारा जो दूसरा चरण है 1924 से 1934, इसे हम आज पढ़ेंगे अपने इस लेक्चर में। तो देखते हैं भाई क्या हुआ था इसमें। सॉरी, उत्तर भारत के क्रांतिकारियों ने 24 अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का गठन किया। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने 9 अगस्त 1925 को काकोरी में 8 डाउन ट्रेन, यह ट्रेन का नाम है, इसको रोककर लूटपाट की थी। और इसी घटना को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है कि काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। और किसने अंजाम दिया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। और इसमें कौन कौन था इसमें देखते हैं। इसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को फांसी दे दी गई थी। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसी को फांसी दी गई थी, और बाकी जो अन्य लोग थे उनको आजीवन कारावास की सजाएं मिल गई थी। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो HRA है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। सॉरी। इसके बाद में क्या होता है कि 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहा था, उसमें लाला लाजपत राय पर जब लाठीचार्ज होता है, उनकी मौत का बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु ने लाठीचार्ज करने वाले जो अधिकारी सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी थी। और फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 8 अप्रैल 1929 को पब्लिक सेफ्टी बिल तथा ट्रेड डिस्प्यूट बिल के विरोध में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका था। और इस बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त तथा भगत सिंह पर मुकदमा चला। और आगे चलकर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तथा अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस, यानी जो इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी, उसके तहत इन्हें फिर फांसी दी गई थी। तथा भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दे दी गई थी। और क्या होता है यहाँ पे जेल में जो क्रांतिकारी बंद थे, उनके साथ कई तरह की अमानवीय जो दशाएं थीं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। तो उसके लिए वहाँ पे अनशन कर दिया गया था। और 64वें दिन यानी 13 दिसंबर 1929 को उस अनशन के दौरान जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। इसका हमारा आता है अगला जो हमारा क्रांतिकारी मूवमेंट था, वो था चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार हमला 1930 में हुआ। किसमें? सूर्यसेन यानी मास्टर दा, इनके द्वारा पार्टी थी स्थापित इंडियन रिपब्लिकन आर्मी IRA। इन्होंने चटगांव के शस्त्रागार पर अधिकार करने के लिए क्या किया कि जो चटगांव को बंगाल के संपर्क से काटने का काम किया था, जिसमें गणेश घोष, लोकीनाथ बाउल सहित 65 क्रांतिकारी जो हैं वो लोग शामिल थे। बंगाल के इस दौर में क्रांतिकारियों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। प्रीति लता वाडेदार ने रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापा मारा और वह शहीद हो गई थी। और कल्पना दत्त जो हैं वो सूर्यसेन के साथ गिरफ्तार हो गई थी। कुमिल्ला की छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी की हत्या कर दी। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी। तो ये काफ़ी बड़ा हमला था। कुछ अन्य तथ्य हैं इसी के साथ सामने निकल के आते हैं, उन्हें देख लेते हैं। अन्य तथ्य में है कि 1924 में गोपीनाथ साहा द्वारा चार्ल्स टेगार्ड की हत्या का प्रयास किया गया, जिसमें साहा को फांसी दे दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आज़ाद जी ये भी शहीद हो गए थे। 1940 में उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी। फिर आता है हमारा होम रूल लीग आंदोलन। इसमें क्या हुआ कि तिलक ने 16 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग का गठन किया। और इनकी लीग का कार्यक्षेत्र कहाँ था? कर्नाटक, महाराष्ट्र यानी कि जो बम्बई वाला उसको छोड़ के मध्य प्रांत एवं बरार, ये उनका कार्यक्षेत्र था। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी लीग का गठन किया। इन्होंने जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया
तथा अन्य सहयोगी थे वीवी वाडिया एवं सीपी रामास्वामी अय्यर। एनी बेसेंट ने अपनी लीग का मुख्यालय कहाँ बनाया? अड्यार में स्थापित किया। एनी बेसेंट की लीग का कार्यक्षेत्र क्या था? तिलक के कार्यक्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभावों को देखकर सरकार इसके दमन हेतु सक्रिय हुई तथा तिलक पर मुकदमा चलाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में वकीलों की एक टीम ने तिलक की ओर से मुकदमे को लड़ा। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एवं वीपी वाडिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के विरोध में सुब्रमण्यम अय्यर ने अपनी नाइट की उपाधि उसको त्याग दिया तथा मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा मोहम्मद अली जिन्ना जैसे तमाम जो नरमपंथी नेता थे ये लीग में शामिल होने लगे। मॉन्टेगू घोषणा, उसके चलते सितंबर 1917 में एनी बेसेंट को रिहा कर दिया गया तथा दिसंबर 1917 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में तिलक के प्रस्ताव पर उन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया। फिर आता है हमारा लखनऊ अधिवेशन, जैसे कांग्रेस लीग समझौता भी कह सकते हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916 में क्या हुआ? लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई। लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार। इसी अधिवेशन में गर्मपंथियों की कांग्रेस में पुनर्वापसी हुई एनी बेसेंट और तिलक के प्रयास से। इसी अधिवेशन में कांग्रेस लीग समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते को संपन्न कराने में जिन्ना एवं तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस लीग में हुआ क्या था कि कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया था। ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि इसमें जो पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग को औपचारिक तौर पर स्वीकार कर लिया गया था। इस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की महात्मा गांधी से मुलाकात हुई और उन्होंने चंपारण के किसानों की समस्याओं से महात्मा गांधी को अवगत कराया। फिर हमारे आते हैं इसके बाद में गांधीवादी आंदोलन, जो 1919 से लेकर 1947 तक रहे। गांधी जी एक मुकदमे के सिलसिले में 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां उन्होंने अंग्रेजों की रंगभेद नीति का विरोध किया था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस और फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। जर्मन मित्र हरमन कालिनबाग की सहायता से टॉल्स्टॉय फार्म स्थापित किया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका भी निकाली। इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो प्रथम संपादक ये मनसुख लाल नज़र थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 1915 में फिर गांधी जी का भारत आगमन होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है गांधी जी का भारत आगमन कब होता है, तो ये होता है 1915 में। इस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और इन्होंने ब्रिटिश सरकार से समर्थन हासिल करने के उद्देश्य से युद्ध कार्यों में सरकार की सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार इन्हें कैसर हिंद की उपाधि दी। कैसर हिंद याद रखिएगा। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 1915 में कोचरब अहमदाबाद में की गई। 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती नदी के किनारे पुनर्स्थापित किया गया था। गांधी जी ने 1916 में होम रूल लीग आंदोलन को अपना समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वे होम रूल लीग आंदोलनकारियों की इस रणनीति के खिलाफ थे कि अंग्रेज के ऊपर मुसीबत अपने लिए एक सुनहरा अवसर है। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह का क्रम क्या था? चंपारण 1917, फिर अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 और खेड़ा सत्याग्रह 1918। ये इनका एक क्रम था। इस क्रम से इन्होंने अपने सत्याग्रहों का किया। फिर आता है हमारा इसके बाद में रॉलेट सत्याग्रह। फरवरी 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील एवं बिना अपील एवं बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी के अनुरोध पर 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़तालों का आयोजन किया गया।
10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसी के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो वहाँ पे हत्याकांड हुआ, उसी के खिलाफ यहाँ पे शांतिपूर्ण विरोध सभा का आयोजन किया गया। और इस सभा स्थल पर उपस्थित अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने जनता को आतंकित करने के उद्देश्य से निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग दी तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य शंकर नायर ने अपना पद त्याग दिया। इस हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई। इस समिति में 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। कौन? चिमनलाल शीतलवाड़, सुल्तान अहमद तथा जगत नारायण। कांग्रेस ने भी इस हत्याकांड की जांच हेतु एक समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय तथा अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, CR दास और जयकर आदि इतने लोग थे। फिर आता है इसके बाद में खिलाफत आंदोलन। तुर्की का सुल्तान ये कौन था भाई? धार्मिक खलीफा था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो विजेता देश, जिसमें इंग्लैंड भी था, तुर्की को दंडित करना चाहते थे और इससे मुसलमान जो हैं वो लोग नाराज हो गए। इस घटना के पश्चात शीघ्र ही जो मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान तथा हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया तथा देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। नवंबर 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तिलक एवं महात्मा गांधी सहित तमाम कांग्रेसी नेताओं ने भी खिलाफत आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया तथा इसे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का सुनहरा अवसर माना जाता है, हिंदू और मुसलमानों का। जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमें स्कूलों, कॉलेजों एवं अदालतों के बहिष्कार का निर्णय किया गया। मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था, तो ये थे मदन मोहन मालवीय। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। और इसी के बाद हमारा आता है फिर असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से यह प्रारंभ होता है। इसी दिन तिलक का निधन हो गया। कांग्रेस द्वारा सितंबर 1920 में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें विदेशी शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का, विधान परिषदों का बहिष्कार करने एवं असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में CR दास ने ही असहयोग आंदोलन से संबंध प्रस्ताव पेश किया। कांग्रेस की नीतियों में आए बदलावों की वजह से मोहम्मद अली जिन्ना, GS खारपड़े, विपिन चंद्र पाल एवं एनी बेसेंट ने कांग्रेस को छोड़ दिया। देश के जाने माने वकीलों CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सैफुद्दीन किचलू, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, TR प्रकाशम एवं आसफ अली ने, इन लोगों ने वकालत छोड़ दी। काफ़ी बड़े पैमाने पर यह आंदोलन चल रहा था। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस नेशनल कॉलेज कलकत्ता के प्रधानाचार्य बने। मार्च 1921 में विजयवाड़ा कांग्रेस सम्मेलन में तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करने तथा खादी और चरखे का प्रचार करने का लक्ष्य रखा गया। संपूर्ण आंदोलन के दौरान बहिष्कार कार्यक्रमों में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। इस आंदोलन के दौरान चरखे एवं खादी के प्रचार ने खूब जोर पकड़ा। राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक जो खादी है वो राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन गई। असहयोग आंदोलन के मूल कार्यक्रम में ताड़ी की दुकानों पर धरने को शामिल नहीं किया गया था, किंतु यह कार्रवाई काफ़ी लोकप्रिय हुई। इस आंदोलन के दौरान सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले नेता CR दास तथा उनकी पत्नी बसंती देवी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने का विरोध किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा दिया था। ये कुछ कई बार पूछा गया है कि 1 वर्ष में
स्वराज प्राप्त करने का नारा कब दिया था, किसने दिया था? तो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने। 5 फरवरी 1922 को, कहीं कहीं पे 4 फरवरी आपको मिल जाएगा, तो इसमें आप ज़्यादा डेट पे मत जाइएगा, को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा गोरखपुर में भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला किया और आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसीलिए गांधी जी ने फिर 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में बैठक की तथा एक प्रस्ताव के द्वारा आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के द्वारा आंदोलन को अचानक वापस लेने के निर्णय की जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी, CR दास आदि ने इन्होंने आलोचना की थी कि आपने इसको अचानक से बंद कर दिया। फिर आता है हमारा स्वराज पार्टी। जब ये यहाँ पे फेल हो गया तो स्वराज पार्टी असहयोग आंदोलन की विफलता के पश्चात जनवरी 1923 में इलाहाबाद में CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। CR दास इसके अध्यक्ष एवं मोतीलाल नेहरू महामंत्री बनाए गए। NC केलकर तथा श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी से संबंधित अन्य प्रमुख नेता थे। स्वराजियों ने चुनाव में भाग लिया तथा 1925 में वे विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निर्वाचित करने में सफल हो गए। फिर आता है साइमन कमीशन। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, यानी जिसे साइमन कमीशन कहा गया, उसकी गठन की घोषणा कर दी। इसे भारत में भावी प्रशासनिक सुधारों यानी संवैधानिक सुधारों के संबंध में सिफारिश देनी थी। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। इसके सभी सदस्य श्वेत थे, अतः इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यही कारण था कि भारतीयों ने इसका विरोध किया था। 1927 में हुए कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी कर रहे थे, इस आयोग के बहिष्कार का इन्होंने निर्णय लिया। 3 फरवरी 1928 को आयोग बम्बई पहुंचा, जिसका व्यापक विरोध शुरू हो गया। लखनऊ में खली कुजमा और मद्रास में टी प्रकाशम ने इसका विरोध किया। फिर आती है हमारी नेहरू रिपोर्ट। सभी महत्वपूर्ण भारतीय नेताओं एवं राजनीतिक दलों ने संवैधानिक सुधारों की एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन की जगह वैकल्पिक आयोग बनाने के लॉर्ड बर्केनहेड, यानी जो भारत सचिव थे, उनकी चुनौती का जवाब देने का फैसला किया। अतः 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसने अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। भाई याद रखना, अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। समिति किसने बनाई? मोतीलाल नेहरू ने 1928 में ही। इसमें संवैधानिक सुधारों का खाका प्रस्तुत किया गया था। देखिए, जिसको भी ये पीडीएफ, इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो, वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट्स, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार जिसमें महिलाओं को समान अधिकार, पृथक निर्वाचक मंडल की समाप्ति आदि बातें सम्मिलित थी। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने हेतु 1928 में लखनऊ में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया तथा उन्होंने अलग से 14 सूत्रीय योजना पेश की थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में युवा एवं उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने नेहरू रिपोर्ट में स्वायत्त शासी डोमिनियन पद्धति की मांग पर आपत्ति जताते हुए पूर्ण स्वराज्य की मांग की। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इसका गठन किया। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ कि पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को आधी रात के समय रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा फहराया गया तथा 26 जनवरी 1930 को भारत का प्रथम स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया। ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसको आप लोग रट लीजिए कैसे भी करके, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है।
फिर है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी के दांडी मार्च के साथ हुई। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक के एकाधिकार के मुद्दे पर शुरू हुआ था। अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित गुजरात के समुद्र तट पर स्थित गांव कौन सा दांडी, इनमें इन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया था। दांडी मार्च में अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर महात्मा गांधी के साथ था। नमक कानून तोड़ने के लिए जब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो आंदोलन के नेता के रूप में अब्बास तैयब जी ने उनका स्थान लिया। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की एल्बा से पेरिस यात्रा से किया था। इसके पश्चात पूरे देश में नमक कानून तोड़ने से संबंधित सत्याग्रह शुरू हो गया। तमिलनाडु के तंजौर में समुद्र तट पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से वेदारण्य तक नमक यात्रा आरंभ की। मालाबार में वाइकोम सत्याग्रह के जो प्रमुख थे के कलप्पन, इन्होंने कालीकट से पेन्नार तक की नमक यात्रा शुरू की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ गांधी जी ने शुरू किया था पर ये काफ़ी साउथ तक भी चला, तो सब कहाँ कहाँ से कौन कौन था याद रखिएगा। खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार संगठन ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। गढ़वाल रेजिमेंट की टुकड़ियों ने पेशावर में निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। मणिपुर में जनजाति समाज के लोगों ने भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मणिपुर की 13 वर्षीय नागा किशोरी गैंडिल्यू ने अपने नागा साथियों के साथ मिलकर इस आंदोलन में भागीदारी की। धरसना में सरोजनी नायडू, इमाम साहब एवं मणिक लाल के नेतृत्व में पहुंची भीड़ को पुलिस ने लोहे की मुठ वाली लाठियों से बुरी तरह पीटा। अमेरिकी पत्रकार मिलर ने धरसाना संघर्ष को स्वयं देखा था। महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया था। असम में कनिंघम सर्कुलर के विरोध में छात्रों ने आंदोलन चलाया। पूर्वी भारत में कर न देने तथा लगान न देने संबंधी आंदोलन चलाए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। सरकार ने जवाहरलाल नेहरू एवं मोतीलाल नेहरू को गांधी जी से मिलाने के लिए यरवदा जेल में स्थानांतरित कर दिया ताकि सरकार के साथ समझौते की संभावना के संबंध में विचार विमर्श किया जा सके। गांधी जी ने यरवदा जेल को मंदिर नाम दिया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। फिर गांधी इरविन समझौता 1931। तेज बहादुर सप्रू एवं एम.आर. जयकर के प्रयासों की बदौलत 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता संपन्न हुआ, जिसके पश्चात कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने की मांग मान ली तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। ये कई बार पूछा गया एग्जाम में। गांधी इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। गांधी इरविन समझौता, यानी इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, इसको मंजूरी प्रदान करने हेतु 29 मार्च 1931 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ। कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया। महात्मा गांधी के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में किया था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने चंपारण में किया। राष्ट्रीय स्तर पर सत्याग्रह का पहला प्रयोग रॉलेट सत्याग्रह था। दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रिटोरिया जाते हुए महात्मा गांधी जी को पीटर मार्टिसबर्ग नामक स्थान पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी टॉल्स्टॉय के विचारों से प्रभावित थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी SS राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए थे। फिर आता है गोलमेज सम्मेलन। भारत के भावी संविधान के लिए विस्तृत चर्चा हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया।
अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भागीदारी की। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड था। गोलमेज सम्मेलन देख लो भाई कौन कौन से कब कब हुए हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था पहले में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 से दिसंबर 1931, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी शामिल हुए। भीमराव अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और इसमें 1935 का जो अधिनियम है उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी। 1935 अधिनियम की रूपरेखा। फिर इसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण। 1 जनवरी 1932 को आंदोलन की पुनः शुरुआत हुई, किंतु 4 जनवरी को कांग्रेस के सारे महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 दिन बाद कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से मई 1933 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया तथा मई 1934 में इसे वापस ले लिया। इसके बाद आता है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना समझौता 1932। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने विभिन्न भारतीय समुदायों के विधानमंडल में प्रतिनिधित्व के लिए एक सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसके तहत दलित वर्गों को हिंदू वर्ग से अलग कर अल्पसंख्यक वर्ग में सम्मिलित कर इसके लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए जाने के विरोध में गांधी जी सितंबर 1932 में आमरण अनशन पर बैठ गए। मदन मोहन मालवीय, MSC राजा, राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी आदि के प्रयासों से 26 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं BR अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया तथा प्रांतीय विधानमंडलों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई। साथ ही केंद्रीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि कर दी गई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण थे। अन्य सदस्य कौन थे? मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन और राम मनोहर लोहिया। प्रांतीय चुनाव एवं मंत्रिमंडल का गठन 1937। प्रांतीय विधानमंडल के इस चुनाव में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। ये 5 प्रांत कौन कौन से? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार एवं उड़ीसा। जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में अपनी सरकार गठित की। ये प्रांत कौन थे? मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा एवं बम्बई। पंजाब प्रांत में मुस्लिम लीग तथा यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलाकर संयुक्त रूप से सरकार का गठन किया तथा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग ने मिलकर सरकार बनाई। आगे चलकर जो पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का गठन किया। इसी तरह कांग्रेस पार्टी 11 में से 8 प्रांतों में सरकार चला रही थी और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को स्वीकृति के बिना ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में अक्टूबर 1939 में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। यानी कि शासन के 28 माह तक उन्होंने शासन किया था। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनसे पूछा नहीं गया था और उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में डाल दिया गया था। उसके लिए कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के पश्चात भीमराव अंबेडकर तथा मुस्लिम लीग ने मिलकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। फिर आता है इसके बाद में त्रिपुरी संकट 1939। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बनने में कामयाब रहे। अंतिम रूप से सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के पश्चात राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पद से इस्तीफा देने के पश्चात मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की।
देशी रियासतों में जनता के द्वारा किया गया संघर्ष क्या था? कांग्रेस 1920 के नागपुर अधिवेशन में सर्वप्रथम देशी रियासतों के संबंध में अपनी नीति घोषित की थी। विभिन्न रियासतों में उत्पन्न राजनीतिक गतिविधियों में सामंजस्य बिठाने हेतु दिसंबर 1937 में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। मार्च 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों की जनता को कांग्रेस के नाम पर आंदोलन की अनुमति दे दी थी। 1939 में स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस ने लुधियाना अधिवेशन के लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना, तो ब्रिटिश भारत एवं देशी रियासतों में छिड़े आंदोलन अब जो हैं खुले रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ चुके थे 1939 में। फिर 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस की मांग के प्रत्युत्तर में अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। इसके तहत भारत को डोमिनियन स्टेट वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होते ही संविधान निर्मात्री परिषद का गठन, युद्ध सलाहकार परिषद गठित करने आदि की बात कही गई थी। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेटस की जो है बात वो ठुकरा दी थी। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने पवनार महाराष्ट्र में कुछ चुने हुए व्यक्तियों को साथ लेकर सीमित पैमाने पर सत्याग्रह चलाने का निर्णय लिया। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत सरकार की नीति के प्रति नैतिक विरोध प्रदर्शित करना था। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। पाकिस्तान की मांग। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। याद रखना, किसने? मोहम्मद इकबाल ने। जबकि पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने किया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में जिन्ना ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। साथ ही पहली बार पाकिस्तान राज्य की मांग से संबंधित प्रस्ताव भी पारित किया गया। कब? मार्च 1940 में। फिर क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में अपने कैबिनेट मंत्री स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक दूत मंडल को भारत भेजा। इसने निम्नलिखित घोषणाएं की। युद्ध समाप्त होने पर भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तथा एक संविधान निर्मात्री परिषद गठन किया जाएगा। इस प्रस्ताव में यह गुंजाइश रखी गई थी कि यदि किसी प्रांत को नया संविधान स्वीकार्य नहीं होता तो वह अपने लिए नए संविधान हेतु ब्रिटिश सरकार के साथ अलग समझौता कर सकेगा। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को इसमें स्वीकार नहीं किया गया था। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की असफलता ने भारतीय जनमानस की मनस्थिति को झकझोरने का कार्य किया। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालिया टैंक के मैदान में अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में एक जन संघर्ष चलाने का निर्णय लिया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने तैयार किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका समर्थन किया था। इस आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त की सुबह ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया तथा जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को पटना तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के
सेंट्रल जेल में रखा गया था। बाद में जयप्रकाश नारायण जेल से फरार होकर नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन करते हैं तथा भूमिगत होकर आंदोलन चलाते रहते हैं। राम मनोहर लोहिया रेडियो पर नियमित रूप से बोलते थे। गुप्त रेडियो संचालन से जुड़े अन्य नेता थे वीएम खाकर, उषा मेहता, चंद्रकांत झावेरी आदि। अरुणा आसफ अली इस आंदोलन के दौरान भूमिगत क्रियाकलापों से जुड़ी रहीं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार की स्थापना हुई। चित्तू पांडे के नेतृत्व में बलिया में समानांतर सरकार का गठन किया गया। बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार की स्थापना की गई। तामलुक की जातीय सरकार ने बड़े पैमाने पर राहत कार्य किए। स्कूलों को अनुदान तथा एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का भी गठन इसमें किया गया। सतारा की समानांतर सरकार सबसे लंबे समय तक 1945 तक चली। यशवंत राव चौहान एवं नाना पाटिल यहाँ के महत्वपूर्ण नेता थे। हिंदू महासभा एवं मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। अमेरिकी पत्रकार तथा महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ रहे। फिर इसी के साथ हमारा आज़ाद हिंद फौज का भी गठन हो जाता है। यहीं पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आया। सितंबर 1942 में आज़ाद हिंद फौज के पहले जो डिवीज़न का गठन किया गया था, उसके जो पहला डिवीज़न था उसका गठन किया गया कब? सितंबर 1942 में। जुलाई 1943 में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे, जहां इन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति घोषित कर दिया गया था। सिंगापुर में सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की तथा रंगून को अपना मुख्यालय बना लिया। ये डेट आप लोग याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जर्मनी तथा जापान ने इस अस्थायी सरकार का समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट नामक स्त्री सैनिकों का एक दल बनाया। नवंबर 1943 में जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। सुभाष चंद्र बोस ने इनका नाम क्रमशः शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप रखा। अप्रैल 1944 में भारत की मुख्य भूमि पर आज़ाद हिंद फौज INA का सर्वप्रथम मोइरांग नगर, यानी जो वर्तमान में मणिपुर है, इसमें अपना झंडा फहराया गया। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान नाजी जर्मनी में फ्री इंडियन लीग नामक सेना बनाई थी। फ्री इंडियन लीजन। 1945 में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके पश्चात सरकार द्वारा इन पर लाल किले में मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। बचाव पक्ष के वकीलों में भूला भाई देसाई प्रमुख थे तथा सप्रू, काटजू एवं आसफ अली इनके सहायकों में थे। सरकार ने लाल किले में चले संक्षिप्त मुकदमे के तहत आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों गुरबख्श सिंह ढिल्लों, प्रेम कुमार सहगल, शहनवाज खां को फांसी की सजा दी। सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध व्यापक जनविरोध के कारण विवश होकर वायसराय ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग कर इन कैदियों को माफ़ी दे दी। फिर वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन होता है। वेवेल योजना तथा शिमला सम्मेलन 1945। 14 जून 1945 को भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल ने एक योजना प्रस्तुत की जिसमें कुछ बातें थीं। देखते हैं क्या क्या था उसमें। केंद्र में एक कार्यकारी परिषद का गठन किया जाना था जिसमें वायसराय एवं कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त शेष सदस्य जो हैं भारतीय रहेंगे। परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। इस कार्यकारी परिषद को तभी तक शासन कार्य का संचालन करना था जब तक नए संविधान पर आम सहमति न बन जाए। वेवेल द्वारा प्रस्तुत की गई इस योजना पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया। शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर अबुल कलाम आज़ाद ने हिस्सा लिया तथा मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर जिन्ना
शामिल है। याद रखिएगा, कई बार पूछा गया शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अबुल कलाम आज़ाद और मुस्लिम लीग की तरफ से जिन्ना शामिल थे। सम्मेलन में जिन्ना द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव कि वायसराय की कार्यकारिणी के सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही लिए जाएं, क्योंकि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। सम्मेलन की असफलता का यही एक कारण था। 1945 का चुनाव में कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद में आधे से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त की। प्रांतीय चुनावों के पश्चात कांग्रेस ने मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम तथा मध्य प्रांत में अपनी सरकार गठित की, जबकि मुस्लिम लीग को केवल बंगाल एवं सिंध में ही पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। पंजाब में खिजर खां, हयात खां के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी। फिर इसी का एक यहाँ पे होता है नौसेना विद्रोह 1946 का। ये आपका लास्ट एंड फाइनल विद्रोह था। 18 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के HMIS तलवार के 1100 नाविकों ने नस्लवादी भेदभाव, खराब भोजन तथा कम वेतन के प्रतिवाद में हड़ताल कर दी। इन नौसैनिकों ने BC दत्त नामक नाविक को, जिसे जहाज की दीवारों पर भारत छोड़ो लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, उसके छोड़ने की मांग की थी। सरकार ने दमनात्मक रुख को देखते हुए वल्लभ भाई पटेल तथा मोहम्मद अली जिन्ना ने नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए तैयार किया। अंततः 23 फरवरी 1946 को इस आश्वासन के बाद कि इनका दमन नहीं किया जाएगा, इन विद्रोही नाविकों ने सरकार के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। फिर कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारतीय नेताओं से भारत का संविधान तैयार करने के संबंध में बातचीत करने तथा एक अंतरिम सरकार के गठन करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स तथा A.V. अलेक्जेंडर। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लो, कुछ भी कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन का मुख्य कार्य संविधान निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ करना था। संविधान को बनाने वाली संविधान सभा प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा चुनी जाती थी। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था। संविधान सभा के लिए चुनाव संविधान सभा के लिए 1946 में चुनाव हुए, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। चुनाव के पश्चात वायसराय ने अंतरिम सरकार की स्थापना के लिए कांग्रेस एवं लीग के सामने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव के तहत अंतरिम सरकार में 14 सदस्यों को नियुक्त किया जाना था, जिसमें 6 सदस्यों को कांग्रेस द्वारा मनोनीत किया जाना था तथा 5 मुस्लिम लीग, 3 अन्य अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित प्रतिनिधियों के द्वारा नियुक्त किए जाने थे। मुस्लिम लीग ने वायसराय के इस प्रस्ताव को नामंजूर कर पाकिस्तान की मांग की। उसके उद्देश्य से 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया और इसी दिन से खून खराबे शुरू हो जाते हैं। इस दिन पश्चिम बंगाल में विभत्स सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें हजारों संख्या में लोग मारे गए थे, जिसमें फिर गांधी जी और नेहरू जी सभी लोग फिर वहाँ पे, गांधी जी बहुत वहाँ पे तत्पर रहे। फिर होता है अंतरिम सरकार का गठन। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के 11 सदस्यों के साथ शपथ ली। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई, किंतु मुस्लिम लीग का सरकार में प्रवेश करने का उद्देश्य सरकार के कामकाज में बाधा पहुंचाना तथा पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन किया गया, जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। फिर माउंटबेटन योजना, 3 जून योजना भी इसे कहते हैं। मार्च 1947 में माउंटबेटन
वायसराय बनकर भारत आया। 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की। इसे माउंटबेटन योजना अथवा 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। 3 जून योजना के अंतर्गत 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरण का दिन निश्चित किया गया। ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। उसके अनुसार 15 अगस्त 1947 से भारत को 2 स्वतंत्र प्रदेशों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। तो यहाँ से हमारा हिस्ट्री का पार्ट ख़त्म होता है और इसके बाद हमारा फिर हमें जो आगे पढ़ना है वो ये देखना है, पॉलिटी का हिस्सा आता है हमारा कि जो भारत में संवैधानिक विकास का क्रम है, क्योंकि आपने आज़ादी तो देख ली लेकिन जो संवैधानिक विकास है, संवैधानिक विकास का क्रम है, ये आपका इसके पहले से शुरू होता है, उसे हम अपने पॉलिटी के हिस्से से शुरू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग आगे का पढ़ना चाह रहे हैं तो बताइए और इसकी प्लेलिस्ट हम पॉलिटी की प्लेलिस्ट शुरू करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।